जब इनको सत्ता मिली उसमें 48,000 करोड़ रुपया प्रदेश पर कर्जा था। अगर ये चाहते प्रदेश का हित की बड़ी बात कर रहे हैं, जो प्रदेश हित की बात कर रहे हैं, तो 48,000 करोड़ को ये कम करके अगर उसमें से 70,000 में से भी 20,000 करोड़ का लोन वापस करते तो प्रदेश पर 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज रहता। निकल गया बहुत सारा वक्त जो आपका था, आगे का वक्त आपका नहीं लगता है। कुर्सी आती रहती है, कुर्सी जाती रहती है, तो इसलिए सेहत का अपने अच्छा ख्याल रखना। अकल से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा अकल से भी काम करिए। आप बोल रहे कि किसी का घर, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा। सुंदर जी का तो घर, होटल के गेट तोड़ के रख दिए थे। महोदय, मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री रहा। आप मुख्यमंत्री रहे? हाँ, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ। रहे आप, बिल्कुल रहे। थोड़ा शांत रहिए ना। शब्दों का इस्तेमाल भी आजकल आप नीच, घटिया, किन शब्दों का इस्तेमाल करें। इसका पश्चाताप आपको 1 वर्ष के बाद होगा। तर गिरने का कारण तनाव होता है। फिर आप वहां पर काम नहीं कर सकते तो आप उन बिल्डिंग को गिरा दो। आपको क्या यही बोल सकते हैं? जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था शिवधाम, वो तो मैं बना रहा हूँ। आपके मंत्रिमंडल, आपको तो उन्होंने बताया कि ये बना दी मैंने 50 करोड़ की बिल्डिंग, जिसमें 32 बच्चे बैठेंगे ITI की छतरी में। जो भी विकास कार्य अगर हुआ है किसी विधानसभा क्षेत्र, जनप्रतिनिधियों के कहने पर हुआ है, क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुआ। लेकिन ये बार बार इस प्रकार का आरोप लगाना, बार बार इन बातों का जिक्र करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है, एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। जनता पार्टी की सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया, यही कह रहे थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ की कर्मचारियों को एरिया नहीं मिल पाएगा, DA नहीं देने की स्थिति में हो पाएंगे, नौकरियां देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, विकास कार्य करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, सब्सिडी हमको टोटल विड्रॉ करनी पड़ेगी। और उसके बावजूद ये सारी चीजें करने के कहा कि भाई हिमकेयर का पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। बोलते कि 13 फाइनेंस कमीशन में, 14 फाइनेंस कमीशन में ऐसा हुआ। RDG तो आपको पता है कि आर्टिकल 275 के तहत, 1 के तहत कभी भी किसी सरकार ने बंद नहीं की। 1952 से भी 70 साल तक कभी किसी सरकार ने बंद नहीं की। और आय और व्यय के बीच के अंतर को ही पाड़ने के लिए टैक्सेस का शेयर होता है। आपको 13 फाइनेंस कमीशन ने कहा आप दे रहे 40,000, 30,000 का आंकड़ा दे रहे। जब इनको सत्ता मिली उसमें 48,000 करोड़ रुपया प्रदेश पर कर्जा था, और इनको RDG और GST कंपनसेशन के रूप में 70,000 करोड़ रुपए में मिले। अगर ये चाहते प्रदेश का हित की बड़ी बात कर रहे हैं, जो प्रदेश हित की बात कर रहे हैं, तो 48,000 करोड़ को ये कम करके अगर उसमें से 70,000 में से भी 20,000 करोड़ का लोन वापस करते तो प्रदेश पर 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज रहता। ये हम पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के चले गए, 70,000 करोड़ के RDG भी खा गए। और वित्त आयोग ने जब RDG बंद कर दी, और अभी कह रहे हैं कि मैं वित्त मंत्री से भी मिला, गृह मंत्री से भी मिला, बार बार यहां मैं बोलता रहा कि हम आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है। तो ठीक बोलते हैं कि आप उनसे जब मिलते हैं, मेरे जाने का पता लगता है, आप रुकवाने की बात करते हैं। आप साथ क्यों नहीं गए? मैं आपके साथ चलता, अभी भी चलने को तैयार हूं। तो RDG जो है, RDG एक लोगों का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है। हिमाचल की 75 लाख जनता का अधिकार है। महोदय, अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, हट फिर करके वही ढाक के 3 बात, यानी कि मतलब जो बात इन सुबह भी कहते हैं, दोपहर भी कहते हैं, शाम को भी कहते हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। हमारी बात पर भरोसा करिए। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात कही है, वैसे हालांकि मैंने कुल मिलाकर के, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का ये आपके इसमें गवर्नर एड्रेस में इसलिए चर्चा हो रही है। हम कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, प्रभावी ढंग से गाली दे करके मत रखिए, तर्क के साथ रखिए, तहजीब के साथ रखिए। तर्क और तहजीब के साथ कोई बात कही जाती है तो उनसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ, मैंने आज से पहले भी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री यहां पर इस सम्मानीय सदन में देखे, कभी कभी वो राजनीति की बात को छोड़ देते हैं। लेकिन ये श्रीमान जी हैं, ये सुबह से शाम तक और कुछ करते ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक बात भी राजनीतिक, भाषा भी राजनीतिक, और सारी चीजों को राजनीति राजनीति राजनीति। प्रदेश को राजनीति से ऊपर आने दीजिए। अब जहां जहां हमने बात करनी थी, हम सपोर्ट कर, हमने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, देखिए यहां सारे सदन के सदस्य बैठे हैं विपक्ष के, हमने विरोध कहां किया है? जब हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको बोलने ही नहीं दिया गया,
बोलने ही नहीं देंगे। आप बार बार कहते रहे कि आप बैठ जाइए और थोड़ा सुन लेते हैं, जैसे आपने मुझे बिठाया। तहजीब यही बोलती है कि आपने जब आसन से इशारा कर दिया तो मैंने अपना आसन ग्रहण किया, आपने इनको बोलने का मौका दिया, मैंने इनकी बात सुनी, और उसके बावजूद अब ये ना माने तो क्या कर सकते हैं, उसका कोई इलाज ही नहीं है। कुछ चीजें लाइलाज हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब आगे बढ़कर के मैं अगर बात कहूं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में तो मैंने बात कही है, और उसके बाद सारी चीजों को लेकर, प्रदेश की आर्थिक संकट की स्थिति को लेकर के जब बजट आएगा आपका, बजट पर हम थोड़ा और ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आप मान करके चलिए कि बजट प्रस्तुत होने से पहले आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से जो प्रेजेंटेशन आ गई है, उसने सारा काम तमाम कर दिया है। आपके पास बजट में करने के लिए बचा क्या है? जब कह दिया गया कि आपको वो नहीं मिल पाएगा, कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पाएगा, डीए नहीं देने की स्थिति में हो पाएंगे, नौकरियां देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, विकास कार्य करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, सब्सिडी हमको टोटल विड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद ये सारी चीजें करने के कहा कि भाई हिमकेयर का पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। सारी चीजों का जिक्र हो गया। और जो लाइबिलिटीज हैं, जो कोर्ट के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए वो देने की स्थिति में हम नहीं हो पा रहे हैं। जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, आईपी डिपार्टमेंट की जो लाइबिलिटीज है मोर देन 2000 करोड़ रुपए, वो देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। अब सब कुछ अगर बंद करेंगे, बंद तो हुआ ही पड़ा है, उसके बावजूद भी मोर देन 6000 करोड़ का गैप रहेगा, उसको भी हम भरपाई करने की स्थिति में नहीं। बड़ा स्पष्ट कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं, ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के व्यू है, लेकिन सरकार तो हमको चलानी है, फैसला तो हमको करना है। क्या फैसला लेंगे आप मुझे बताइए तो सही। क्या जादू की छड़ी आपके पास? क्या करेंगे? गिली ऐसे करके घुमा करके कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास कि भी ढेर लग जाएगा सामने। जो सामने है स्थिति, उस स्थिति से निपटना कैसे है, उसके लिए तैयारी करो। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा। आप उपलब्धि की अगर बात करते, आप ये कहते कि उपलब्धि तो हम नहीं कर पाए हैं, हमने सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया, ये भी उपलब्धि है। हमने हिमकेयर का पैसा बंद कर दिया, ये भी उपलब्धि है। हमने जितनी भी योजना जो चली थी, आप हमसे पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी पूछते हैं, इतना पैसा आपको मिला तो आपने वो पैसा, उस पैसे का क्या किया? अरे हमने तो वो पैसा जनता के बीच में समर्पित किया, इसलिए जनता आज उस बात को बोलती है। आपका अगर मैं जिक्र करूं, आपका चौथा अभिभाषण है, चौथा बजट आपका प्रस्तुत होने वाला है। आपकी फ्लैगशिप योजनाओं का मैं जिक्र करूं, जिन बातों का जिक्र यहां पर किया है आप लोगों ने, सुख शिक्षा योजना, उस पर कितना खर्च किया? 22 करोड़ फ्लैगशिप योजना आपकी है। सुख सम्मान निधि योजना, उस पर कितना खर्च किया? 7.42 करोड़ रुपीस। सुख आश्रय योजना 25.79 करोड़ रुपीस। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 4 करोड़ रुपए। फ्लैगशिप योजनाओं पर 4 वर्ष का कार्यकाल आपका बीतने जा रहा है। अभी तक जो है आपका जो बजट जो है जिस पर आपने खर्च किया, इट इज लेस देन 60 करोड़ रुपीस। और आप सुनिए, आप हमसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि जयराम ठाकुर जी आपको इतना पैसा मिला तो आपने क्या किया? हमने सहारा योजना चलाई, 22,000 लोगों को उसका लाभ मिला, 200 करोड़ रुपए से ऊपर उस पर खर्च किया है। हमने हिमकेयर योजना चलाई, 4,70,000 लोगों को उसका लाभ मिला, मोर देन 500 करोड़ रुपए उस पर हमने खर्च किया है। हमने गृहिणी सुविधा योजना चलाई और उस पर हमने 4,80,000 परिवारों को जो है गैस का चूल्हा दिया घर घर में। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। 170 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया। हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना पर
11,000 लाभार्थियों को 40 करोड़ रुपए का लाभ दिया शगुन योजना के माध्यम से। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई और जिसमें 4,500 नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिला और उस पर 230 करोड़ रुपए से ज्यादा उस पर हमने खर्च किया। हमने पहले दिन कैबिनेट की बैठक में बैठे थे, पहला फैसला 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का प्रावधान किया। बाद में 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का प्रावधान किया। 7,80,000 पेंशन के लिए हमने 1,300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। आप हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। हमने 125 यूनिट बिजली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री बिजली देने का हमने फैसला किया, उसका लाभ मिला। हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्राकृतिक खेती पर, उस पर हमने लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर उस पर हमने खर्च किया। उस दिशा में हम आगे बढ़कर के आप हमसे हिसाब पूछ रहे हैं और आपने जितनी स्कीमों पर आपने पैसा खर्च किया उससे ज्यादा अपना फोटो छापने पर खर्च कर दिया, विज्ञापन पर। धन्य हो। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के जो कहते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। यहां जो मूवर थे श्रीमान जी सुरेश कुमार जी कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संकट में देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया? कैबिनेट का दर्जा समाप्त किया। अच्छा होता हमें, आप किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको ठगने की कोशिश करनी है। शब्द ठीक नहीं है लेकिन सही मायने में तो ऐसे ही है, मंशा तो ऐसी ही है। गुमराह कर रहे हैं। कैबिनेट का दर्जा हटा करके, कैबिनेट का दर्जा हटा करके कौन सा आर्थिक संकट का समाधान होगा? हां, अगर आप उनको पूर्ण रूप से हटा देते तो हमें समझ में आता कि भाई हटाया है इसलिए पद खाली हो गया, अब उनकी गाड़ी का खर्चा, उनके दफ्तर का खर्चा, बाकी खर्चा जो टीएडीए का खर्चा, वो खर्चा कम हो जाएगा। आप हिमाचल प्रदेश में उन सारी चीजों को लेकर के आपने ये बड़ा फैसला लिया कि भैया कैबिनेट का दर्जा समाप्त किया। इससे फर्क क्या पड़ने वाला? हटाने के लिए तो आपको सीपीएस के लिए आपने करोड़ रुपए उसके पीस इसके लिए खर्च कर दिया आपने, उनकी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन जब कुर्सी नहीं बच पाई तो आखिरकार क्या सच्चाई है कि आपने उनकी सुविधाएं पूर्ण रूप से वापस ली हैं? स्टाफ मेजॉरिटी उन लोगों के साथ अभी तक भी अटैच्ड है। और चीजों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें आप जानते ही हैं। लेकिन अब ईमानदारी कहां है? मुख्यमंत्री जितना ईमानदार आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ईमानदारी होती है। और आप बोल रहे हैं कि भाई हमारे इस दौरान आपदा आई, आपदा आई। क्या हमारे दौरान आपदा नहीं आई? और 2 साल तक कोविड रहा अध्यक्ष महोदय, वो वैश्विक एक समस्या थी। हमारी लापरवाही की वजह से नहीं थी, हमारी कमी की वजह से नहीं थी वो समस्या वैश्विक पूरे दुनिया में थी। और 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, साल के लिए नहीं, 2 साल तक रही। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य सतत चलते रहे, युद्ध स्तर पर चलते रहे, हर क्षेत्र में चलते रहे। अब यहां मुख्यमंत्री जी को आदत पड़ी है कि 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अरे बिल्डिंगें खड़ी करने के बाद वहां पर काम होना था। जब वो बिल्डिंगें खड़ी कर दी, आपका जिम्मा है, आप सत्ता में आए, उनको फंक्शनल करके वहां पर जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंग खड़ी की है, जिस मांग को लेकर के वहां के विधायक ने बोला, जिस मांग को लेकर के लोगों ने वहां पर उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आग्रह किया और हमने खड़ी की, तो आपको उस काम को वहां शुरू करना चाहिए। कुर्सी आती रहती है, कुर्सी जाती रहती है, तो इसलिए सेहत का अपने अच्छा ख्याल रखना। क्योंकि और दूसरी बात बोल रहे कि एमएलए के घरों के कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार से जो भी जिसने भी संपत्ति अर्जित की होती है वो जनता की संपत्ति है। उसका वो अगर कुछ केस बनेगा किसी पर, उसका वो बता दे कि हमारे पर इतना केस बनेगा। और अगर सारे कागज पता लगेंगे, सारे कागज के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और भ्रष्टाचार हम किसी भी कीमत पर, चाहे इस पक्ष का हो किसी भी पक्ष का, हम सहन नहीं होने देंगे। तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे कि किसी का घर, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा। सुंदर जी का तो घर, होटल के गेट तोड़ के रख दिए थे, तोड़े थे।
इन्होंने बेचारे ने विधानसभा में किया, गेट तोड़ा इनका कि ये उनके, तो उसमें गेट तोड़ा, हमने अभी गेट नहीं तोड़े। लेकिन मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से, ईमानदारी से, जो भी ईमानदार होगा उसको छेड़ेगी नहीं, और जिसने भ्रष्टाचार से कूद संपत्ति कमाई है वो आपके सामने सभा पटल पर रखेंगे। दिल्ली पुलिस आई है और दिल्ली पुलिस आके, मान लीजिए दिल्ली पुलिस में जयराम जी ठाकुर जी के साथ किसी की नाराजगी है और विपिन कुमार जी को उठाकर ले जाना है। गैर कानूनी तरीके से जब किसी को ले जाया जाता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है 75 लाख जनता में, चाहे विपिन परमार जी को ले जाने के लिए अगर कोई पुलिस वाला बगैर इंफॉर्मेशन के आएगा, बगैर, कानून क्या बोलता है, एसओपी क्या, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या बोलती है, अगर ये विपिन जी ने भी कोई अपराध दिल्ली में किया होता और अगर वो प्रदेश में आना होता तो उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बताना पड़ेगा, उस जिले के एसपी को बताना पड़ेगा, तब विपिन परमार जी आपको तब ले जा सकते हैं। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और अगर विपिन परमार जी ऐसा अगर बीजेपी के किसी और गुट के साथ होगा तो हमारी सरकार उसकी रक्षा के लिए भी खड़ी है। मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, आप मुख्यमंत्री रहे, हाँ मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, रहे हैं आप, बिल्कुल रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए ना। शब्दों का इस्तेमाल भी आजकल आप नीच, घटिया, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें। स्तर गिरने का कारण तनाव होता है और कोई कारण नहीं। तनाव में क्या होता है, जब राजनीतिक आप अपनी कुर्सी को बचाने का सोचिए। हमारी सरकार तो बिल्कुल 5 साल ठीक ठाक चल रही है। मानता हूं कि इनके ऊपर 4 गुटों का और दबाव है, अपना गुट भी नहीं बचाया पा रहा है, 5वां गुट जो इनका है। लेकिन अभी सुन, तो ये आंकड़े किताब में आपके जो जिस किताब से पढ़े हैं ना उस किताब में मिलेंगे ये। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय दूसरा आंकड़ा दे रहा हूं सहारा का। सहारा में हमारे समय 36,640 बेनिफिशरीज हुए, 187 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो आपकी फ्लैगशिप प्रोग्राम था। खर्चा हम कर रहे हैं। आपके समय 22,000 बेनिफिशरी थे और आपके समय जो खर्चा हुआ 140 करोड़। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं आंकड़े रख रहा हूं वो फैक्ट्स पर रख रहा हूं, यहां रिकॉर्ड हो रहा है। और आज जो इन्होंने आंकड़े रखे तो इनके खिलाफ प्रिविलेज बनता है ना। अब हम भी ले आते, हम आपके खिलाफ प्रिविलेज, आंकड़े जो आपने रखे हैं, जो आपने आंकड़े रखे हैं, तो इसलिए आप ये चीजों, देखिए एक बात सुनिए, ये फैक्ट्स है कि 37,819 बेनिफिशरीज हमारे समय है और इसमें 15,774 नए मिले और एक्सपेंडिचर 202 करोड़ हुआ। आपके समय 140 करोड़ हुआ। और फैसला आगे बढ़ करके देखिए, मैं देख रहा था एक फैसला ले लिया कि हमारा जो विजिलेंस का और उसके साथ साथ जो एसीबी का जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो है, इसको आईटीआई के दायरे से क्या होने वाला, क्या छुपाना चाहते हैं आप उसमें, मुझे बताइए तो सही, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप। और आरटीआई सेंट्रल एक्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही मनमोहन सिंह जी ने उस एक्ट को बनाया था, उसकी ही ऐसी तैसी करने लग पड़े आप। राहुल गांधी जी का आइडिया, जिनके मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं, ये आपकी स्थिति है। इसलिए बहुत सारी चीजों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। और कानून व्यवस्था की अगर स्थिति हम पूरे हिमाचल प्रदेश में देखें, दिल्ली में एक इंटरनेशनल इवेंट होता है एआई का, और उसमें कपड़े उतार करके कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेता वहां पर प्रदर्शन करते हैं। क्या दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद उनको शरण स्थली हिमाचल सदन, मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में ठहरे, अपने सूट में ठहरे हैं, दूसरे कमरे में मुर्ग मुसल्लम जो है वो पूरी सेवा जो है उन लोगों के हो रही है जो कपड़े उतार करके वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही नहीं, उसके बाद उनकी सेवा वहां पूरी नहीं हुई, हिमाचल ले आए। हिमाचल प्रदेश में कहां जाकर के ठहरा, पूरी सरकारी सेवा के तहत जो है उनके इंतजाम किया गया, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है। और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है आपके नेतृत्व में उनका संरक्षण कर दिया। और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती है,
उन्हीं पुलिस के ऊपर जो एफआईआर कर दी जाती है। ये जवाबदेही है। आप रुकिए सरा, रुकिए तो सही मित्रवर, रुकिए सही। बाद में बोल ये आपको बताऊं मैं, आज से पहले ये सारी चीजें, आज से पहले कभी हिमाचल अध्यक्ष महोदय, मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, और जब कोई इंटर स्टेट इस प्रकार के ऑपरेशन होते थे, जो जिस स्टेट में ऑपरेशन होता है तो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरी पुलिस, जो दूसरे स्टेट की पुलिस आई है कार्रवाई करने के लिए, उसको कोऑपरेट किया जाता है। आप उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे, आनंद आता है आपको आनंद की अनुभूति आती है। विधायक जेल रहे हैं, उनके खिलाफ मामले एक एक खोद करके निकाले जा रहे हैं। किसी का घर का रास्ता बंद, किसी का रेस्टोरेंट का, इसका फार्म हाउस का जो है वो रिजॉर्ट का रास्ता बंद करने की तैयारियां चल रही हैं, किसी के परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, किसी के घर को नापा जा रहा है। क्या हासिल होगा उसमें भाई? मैं मुख्यमंत्री जी, मैंने बहुत देर से देखा ये दौर, हम यही करते रहते थे। पूरा सत्र, बजट सत्र का हमने चलने नहीं दिया। पूरा सेशन में यहां बैठते थे, धरने में बैठते थे। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व जो कहता वो करना भी होता है, लेकिन बाद में हमने देखा कि परिणाम शून्य होता है, अंततः गत्वा गले ही मिले। यह इतिहास हमने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, पहला भी। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों से हट करके आप कोशिश करो, आप कोशिश उस दिशा में करो कि जहां आप अच्छा कर सके आप काम करें। काम के लिए याद कर रहे हैं आपको। आज क्या वजह है कि 4 साल का कार्यकाल आप बीतने के बावजूद 4 स्कीमों का आपका जिक्र आपका ही पार्टी का नेता नहीं कर सकता है, क्योंकि किया ही नहीं काम। तो क्या कर सकते हैं अब उसमें क्या बोले बताइए। अब आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि जितने भी यहां पर चीजें इस राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में, मेरे पास तीनों राज्यपाल के अभिभाषण पिछले के भी पॉइंट्स मेरे पास है। मैं उस पर जाऊंगा तो समय लगेगा थोड़ा, आप घंटी बजा रहे हैं तो इस कारण से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये सत्य नहीं है कि आपके पहले सत्र में जो पहला राज्यपाल जी का अभिभाषण, आपकी पहले बजट की अनाउंसमेंट पर कुछ स्कीमें तो ऐसी है जिन पर काम अभी 4 साल बीतने को जा रहे हैं, 3.5 साल होने जा रहे हैं, वो अभी तक भी शुरू नहीं हुआ। और इसलिए आज हमको विवश होकर के नियम 75 के अंतर्गत इस माननीय सदन में बार बार जो आप डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, आपकी बजट स्पीचेस का हिस्सा है, जो आपने यहां उद्धृत किए हैं अपने अभिभाषण में, वो काम जब नहीं होते हैं तो सदन को मिसलीड कर रहे हैं। सदन के प्रति जो है सम्मान का भाव आप में नहीं है, इस बात को बड़ा साफ संकेत देता है। प्रिविलेज है, हाउस में बोली हुई बात तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आपने अभी पिछले 3 दिन का सत्र था, उसमें ही आपने बाकी पुरानी बातों तो छोड़िए, उसमें ही आपने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि आपको जो है वो जल्दी दे देंगे। एक दी दोनों किस्तों के लिए बोला था, एक दी और एक देने की नियत नहीं है। तो इसलिए ये भी आपको तो हमें सोचना पड़ेगा। आप मेडिकल में बोल रहे हैं कि मेडिकल में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया, बहुत अच्छा किया। और मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, आपने कह दिया कि एक में जोरदार बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुन, यहां देखिए। आपने कहा कि हमने जो है महिलाओं, हमने कितनी 10 गारंटी दी थी, 10 में से कितनी पूरी कर दी? 6 गारंटियों का, 7 गारंटी को पूरा करने का जिक्र करते हैं। और जो पहली गारंटी थी 1500 रुपए, उसमें अभी तक जो राशि जो जारी हुई है, और वो राशि हुई है 7,42 लाख ओनली। और मैं बता दूं आपको, ये पैसा सिर्फ लोकसभा के चुनाव से पीछे पहले जो है एक किस्त कहीं किसी इलाके में जाकर के अनाउंस की, स्पीति में, काजा में की थी अनाउंस, उसके बाद कहीं दूसरी जगह की पांगी में जाकर के किए थे, और उसके बाद आपके सुलह में भी की थी। और एक किस्त जारी करके आप कैसे कह सकते हैं? गारंटी क्या थी आपकी? गारंटी तो ये थी 18 से 60 साल की महिलाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में जो है 1500 रुपए
दे दिए जाएंगे, ये था ना, ये गारंटी थी। आपने क्या किया है, आपने 4 साल बीतने के बाद, 4 साल बीतने के बाद अभी तक 7 करोड़ 42 लाख रुपए जो एक किस्त आपने 35,000 महिलाओं को, लगभग 35,000 साढ़े 35,000 महिलाओं को दी है, और बाकी उसके बाद जो है वो उसके बाद कुछ और किया नहीं आपने। और उसके बाद आपको और भी चीजों का जिक्र की। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा इतना तो मोगर ने बोला जितना मैं बोल रहा हूं। 41 उन्होंने 35 मिनट ना ना, उन्होंने 40 मिनट उन्होंने बोला, मैंने गिना था, वो गिना नहीं, देखा था मैंने, मैक्सिमम गिना तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक और चीज कहना चाहूं। एक आपकी फ्लैगशिप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बड़ी भारी, बहुत सामने हमारे आई एक पिक्चर यहां पर बड़ी, मक्की ऑर्गेनिक मूल्य 40 रुपए प्रति केजी, कितने किसानों को, 740 किसानों को, और उस पर जो खरीद का जो आपने जो जितनी खरीदी आपने, वो खरीदी आपने 218 मीट्रिक टन खरीदी, और कितना पैसा उस पर खर्च किया आपने, 87.20। हाँ, और उसके बाद ऑर्गेनिक गेहूं 60 रुपए किलो के हिसाब से 838 किसानों से। ये फ्लैगशिप स्कीम की आपकी हालत देख रहा हूं, दिवाला निकल गया है। 212 मीट्रिक टन और 1 करोड़ 27 लाख रुपए। और उसके बाद ऑर्गेनिक हल्दी भी आप बेच रहे हैं, और वो बोलते हैं ना को, क्या बोलते हैं कि वो चूहे को मिले, क्या क्या, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े, ऑर्गेनिक हल्दी 90 रुपए के हिसाब से आप जो है वो प्रति किलो के हिसाब से 61 किसानों से ली आपने, 13 मीट्रिक टन ली, और उसमें 11,17,000 रुपए खर्च किया उसमें। और उसके बाद कुल मिलाकर के इसको अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के आपकी फ्लैगशिप स्कीम की स्थिति यह है, जब 4 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, चौथा बजट आ रहा है, 2 करोड़ 26 लाख रुपए आपने अभी तक उस पर खर्च किया। आप क्या कर रहे हो? पंचायत का प्रधान इससे कई गुना ज्यादा अपनी पंचायत में खर्च कर चुका है 4 साल में। आप प्रदेश का कहां ले जा रहे हैं? प्रदेश को क्यों आप सत्यानाश किए जा रहे हैं प्रदेश का? और बाकी चीजों को छोड़ देता हूं मैं अध्यक्ष महोदय, में बहुत बातें, अब मैं चाह रहा था सिलसिलेवार जो अभी तो बजट भाषण भी तो होना है, बजट भाषण में भी ये दखल देते रहेंगे इस प्रकार से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, कुल मिलाकर के हम शून्य पर खड़े हैं। ये पूर्ण विराम पर ये हिमाचल प्रदेश आज खड़ा है। चाहे हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, वहां पर बेचा जा रहा है, बेचने की तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर चल रही है। हिमाचल ऑन सेल। हम अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, आप इसकी बात कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी की अच्छी बात है, हाई एंड मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन सच्चाई तो ये है जो हमको जानकारी है, मैं फैक्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। 10 करोड़ रुपए की मशीन 28 करोड़ रुपए, 2 मशीनें खरीदनी थी, 4 खरीद ली है शायद। और टेंडर जी नहीं, आप 2 और खरीदिए, 4 और खरीदिए, लेकिन टेंडर की प्रोसेस जो है, टेंडर में जो प्रोसेस जो है आपने किया था वो सिर्फ 2 के लिए किया था। अब नए सिरे से आपको अगर वो परचेज करनी है तो आपको टेंडर, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है, आप उसी कीमत पर बाकी भी खरीदे जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है। तो ये चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। प्रश्न खड़े हो रहे हैं, बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब देना मुश्किल है। और उसके बाद नियुक्तियों पर पूर्ण विराम है, नौकरियों पर पूर्ण विराम है, चारों तरफ हाहाकार है अध्यक्ष महोदय। कर्मचारी सड़कों पर, पेंशनर पर पेंशन सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, जो हैंडीकैप्ड हैं वो सड़कों पर है, पूरा प्रदेश सड़कों पर है। इसलिए इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, राज्यपाल के पद के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई जमीनी हकीकत नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में शून्यता है पूर्ण रूप से, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
फ्लैगशिप प्रोग्राम हिम केयर इनका चला हम रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, हिम केयर हमारे समय 6.69 लाख बेनिफिशियरी कैशलेस ट्रीटमेंट हमने किया और 1017 करोड़ हमारी सरकार ने दिए। किसने दिए? हमारी सरकार ने। और प्रीवियस गवर्नमेंट, आपका हाल देखिए भाई, आंकड़े नहीं आपको तो जो पहुंचा दिए, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं ना। मैं फैक्ट कितने दिए और आपने कितने दिए? आपने कितने दिए? आपके समय 3 करोड़ रुपए, 3 लाख बेनिफिशियरी थे, 3,90,00,000, और उसमें 350 करोड़ रुपया आपने दिया। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें अपने मित्र ठेकेदारों के लिए बनाई आपने। आपके मैं याद करवा रहा हूं कि बिल्डिंगें बना दी गई है, खाली है। मैं मंडी भी अब कुछ ऑफिस शिफ्ट करने पड़ेंगे, मंडी में भी कुछ ऑफिस शिफ्ट करने पड़ेंगे। जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था शिवधाम, वो तो मैं बना रहा हूं। आप तो फाउंडेशन स्टोन रख के गए। आपको मैं नहीं कह रहा कि आपका दोष है। हम तो सृष्टि के रचित का शिवधाम के लिए पूरे पैसे देंगे। आपने जो 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई है और सच्चाई में है, खाली पड़ी है। शिव धाम हम बना रहे हैं। हमें शिव भगवान का भी आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, इसलिए सरकार भी बची और द्वारा 40 भी पहुंचे। इसलिए जो माननीय विपक्ष के नेता हमारे जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अंधाधुंध किया। आपके मंत्रिमंडल, आपको तो उन्होंने बताया कि ये बना दी मैंने 50 करोड़ की बिल्डिंग जिसमें 32 बच्चे बैठेंगे ITI की छतरी में। बनाई नहीं, 32 बच्चे हैं। आपने नाचन के जहां हमने हॉर्टिकल्चर शिफ्ट किया, क्या उसमें पूरी बिल्डिंग खाली है। अगर हॉर्टिकल्चर का हमने वहां कॉलेज शिफ्ट किया तो उसमें इसलिए खाली किया कि खाली बिल्डिंग का यूटिलाइज करें। आपने एक सरका घाट के विधायक एक्स सर्विसमैन सेल के नाम से एक बिल्डिंग बना दी, बिल्कुल खाली पड़ी है। बाखना घाट में, चाहे वो ADB प्रोजेक्ट के तहत है, खत्म हो गए प्रोजेक्ट। 100 करोड़ की बिल्डिंग पड़ी है, अभी उसकी छत तक नहीं डली है। 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बाखना घाट में बनी हुई IT वालों की। ये मैं 1000 नहीं, अभी तो ये तो ज्यादा निकल जाएगी। हमने क्या किया? हमने ये किया कि चंबा के मेडिकल कॉलेज को पूरा होने के लिए 175 करोड़ रुपए दिया। जोल सप्पड़ के मेडिकल कॉलेज को, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को पूरा होने के लिए पैसे वहां दिए। हमने पैसे का सदुपयोग किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया, यही कह रहे थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बना के रख दी। मेरी सोच प्रदेश की सोच है, आपकी सोच ठेकेदारों की सोच थी। ठेकेदारों की सोच थी, मेरी सोच प्रदेश की सोच है। मैं शब्दों का इस्तेमाल में नहीं जाना चाहता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हमारे समय जिनके पास ना RDG आई, ना RDG आई, ना GST कंपनसेशन सेस आया, अगर एक भी जगह 3.25 साल में ये बता देंगे कि कोई गलत बिल्डिंग बनी है, हम सारे मेडिकल कॉलेज पूरे कर रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में बिल्डिंग पूरी कर रहे हैं। किस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात कर रहे हैं? आप तो सपने सोचते रहे, आप बल में एयरपोर्ट सोचते रहे, आप आदर्श स्वास्थ्य संस्थान सोचते रहे। मैं आपको सपने दिखाता हूं। हमने सपना सोचा कि CBSE स्कूल 150 स्टार्ट करेंगे, 150 में CBSE स्कूल